नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। बात होगी दुर्ग की, जहां वार्ड 12 मोहन नगर में बाबा साहेब जयंती पर कव्वाली कार्यक्रम मंत्री ने की 55 लाख की घोषणा। साथ ही बात होगी इंदौर की, जहां अस्थिर दुनिया ने भारत को आत्मनिर्भर होने का दिया सबक। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वार्ड नंबर 12 मोहन नगर पश्चिम दुर्ग में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर पार्षद अजीत वैद की पहल पर भव्य कव्वाली कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में समाज के प्रमुख व्यक्तियों सहित डॉक्टर उदय ढाबा दे और उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद रही। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रदेश के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा साहेब ने देश में शिक्षा की अलग जगाई और शिक्षा ही आगे बढ़ने का मूल मंत्र है। इस अवसर पर मंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए 55 लाख रुपए की घोषणा भी की, जबकि पार्षद अजीत वैद ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। बाबा साहब का जो 135वां जन्म दिवस है और आपने भी बाबा साहब की धर्मपत्नी की भूमिका निभाई थी, तो आज कार्यक्रम में आने के बाद आपको क्या लग रहा है, बताइए। जी धन्यवाद। और एक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में मनाई जा रही है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती। और कई सारे देशों में बाबा साहब को ही मानते हैं। और जो फिल्म की बात कर रहे हैं आप, तो उसमें जो रियल में हमने उस किरदार को जिया और उनकी कहानी को, उनकी जो जीवनी है उनको नज़दीक से देखा और बाबा साहब को कितना संघर्ष करते हुए रियल में देखा है। और उनका जो साथ देने वाली रमाई, उनकी पत्नी, और जैसे कहते हैं ना कि किसी भी पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो वैसे ही बाबा साहब जैसे महापुरुष के पीछे भी एक रमाई का हाथ था। तो अगर शायद रमाई ना होती, तो इतना रमाई उनका साथ ना देती, तो बाबा साहब इतना आगे नहीं बढ़ पाते। और तो उनका श्रेय भी रमाई को ही जाता है। और इस किरदार को जी के तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा और सबसे खुशकिस्मत हूँ मैं कि इसको जीने का मौका मिला। और बाबा साहब के साथ रमाई ने क्या क्या संघर्ष किया, वो सब फिल्म के माध्यम से दिखाने का मौका मिला। और जैसे अभी भाषण भी देते हैं हम, तो देखते हैं कि बच्चे लोग बहुत कम सुनते हैं, उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते। पर जब फिल्म देखने जा रहे थे, सारे बच्चे लोग फिल्म देख रहे थे, तो उनको भी पता चला कि रमाई और बाबा साहब की क्या कहानी थी, और उनको पिक्चर के माध्यम से बहुत कुछ समझ में आया। तो बस यही धन्यवाद। और जन्म दिवस मनाया गया धूमधाम से, काफी भव्य रूप रहा। पुनः भारतवर्ष को, छत्तीसगढ़ को, दुर्ग शहर को, वार्ड नंबर 12 के एक जनमानस को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं वर्षगांठ की ढेरों हजारों शुभकामनाएं। खूब खुशियां, खूब उत्साह और ऐसा उल्लास की मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। मेरे लोगों में इतना उत्साह है, वो देख करके मन गदगद हो गया है। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती हम लोग मनाएं इसी प्रारूप में, इसी स्वरूप में। आज 15 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में ये कव्वाली का कार्यक्रम रखा गया है। तमाम शहर के सभी जनप्रतिनिधि को बुलाया गया था। हमारे समाज के जो बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं उन लोग को बुलाया गया, तो उन्होंने अपना विचार हमारे लोगों तक पहुंचाया है, उनके आदर्शों को, उनके उपदेशों को हमारे लोगों तक पहुंचाया है। और मैं चाहता हूं, जैसा कि आज 5 साल से मैंने अपने सभी समाज के बड़े कार्यकर्ताओं को, बड़े लोगों को बुलाया, उनके उपदेशों को सुन करके उन्होंने अपने जीवन को आत्मसात किया, सीखा है। और हर बच्चा मेरे वार्ड का कुछ न कुछ सीख करके इस मन से सीख के जाता है। आज थोड़ा सा कम कराने हो जाए। बाबा जी का 135वां जन्मदिवस है, कव्वाली का कार्यक्रम भी रखा गया है। संघर्ष को लेकर बताइए, कैसा है उनका संघर्ष? आज शंकर नगर के वार्ड नंबर 12 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती का समारोह है, और यहाँ आज कव्वाली का भी समारोह है इसके बाद। और अभी कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव जी आए, जिससे यहाँ के लोगों का उत्साह और ज़्यादा बढ़ गया। और उन्होंने हमारे अम्बेडकरी समाज के लिए कई सारी अच्छी घोषणाएं की, अच्छे भवन की घोषणाएं की। और आगे आने वाले, जैसे बाबा साहेब कानून के विशेषज्ञ थे, तो आगे आने वाले दिनों में दुर्ग शहर को उन्होंने एक कानून के विश्वविद्यालय की भी घोषणा की है।
तो ये आज का दिन काफ़ी अच्छा है। और जो लोग कहते हैं कि केवल 14 अप्रैल के दिन ही एक लोग अम्बेडकरी समाज जागृत होता है, नहीं, आज 15 अप्रैल है, इसके बाद लगातार प्रोग्राम चल रहे हैं और अम्बेडकरी समाज अब जाग चुका है और वो अपने हक और अधिकारों को अब जानने पहचानने लगा है और शिक्षा के महत्व को जानने लगा है और शिक्षित होने लगा है। इस तरह से अब शिक्षा होके हम बाबा साहेब के विचारधारा को हम आगे बढ़ाएंगे। बाबा साहेब के जन्मदिन के अवसर पर आप यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन बाबा साहेब की भूमिका निभाते हुए क्या लगा, आप ये बता दीजिए। आज बाबा साहेब के जन्मदिन पर जब हमारी पिक्चर की आपने बात की है तो मैं बड़ा खुश हूँ। बाबा साहेब की भूमिका निभाते समय जब भी हम उनके चश्मे को, कोट को पहनते थे तो ऐसा लगता था कि जो वो जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाए थे और आज हमारे ऊपर छोड़ गए, वो शायद हमारे कंधे पर उन्होंने दी है। हमने उनकी जिम्मेदारियों को रियल लाइफ और रियल लाइफ में पूरा करने का प्रयास किया है और काफ़ी कुछ आगे भी हम कोशिश करते रहेंगे कि हम उसको बाबा साहेब की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाएं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती की स्थिति में हमारे पार्टी पार्षद भाई अजीत भाई जी द्वारा एक महा कव्वाली कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं उसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देश के हर आदमी के लिए न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका की व्यवस्था जो उन्होंने की, बाबा साहब जी ने जो संविधान बनाया, आज हर व्यक्ति को उसका अधिकार दिलाए। ऐसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा जी की जयंती में सब छत्तीसगढ़ वासियों को, दुर्ग वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सब मैं बाबा के अनुयायियों से की प्रार्थना करता हूँ। बाबा साहब जी ने कहा है कि शिक्षा एक शेर की ऐसी बाघिन का वो दूध है जिसको बहुत आगे जाएगा। मैं सब बच्चों से प्रार्थना करूंगा। बाबा साहब जी ने जो प्रेरणा दी है, शिक्षक समूह में सब बच्चे पढ़ाई करें, आगे बढ़े, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। फिर से सबको बाबा साहब की जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कैबिनेट में प्रस्ताव में पास है। सबको समान कानून मिलना चाहिए, सबको अधिकार मिलना चाहिए। आज उस विषय को लेकर हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया सदैव सिंह साय जी ने यूसीसी कानून के रूप में आज कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया है। आने वाले समय में उसका मूर्त रूप दिखेगा और लोगों को उसका लाभ मिलेगा। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू के विद्यार्थियों ने सीबीएसई कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए उच्च अंक प्राप्त किए, जिसमें पंजाब के फाजिल्का से वैभव अरोड़ा, गुजरात के अहमदाबाद से अमोलिक पंडिता और उड़ीसा के भुवनेश्वर से आयुष्मान महापात्रा ने 100% अंक हासिल कर देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। वहीं पीडब्ल्यू विद्यापीठ इंदौर में आयोजित सम्मान समारोह में शहर के उन विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने कहा कि नियमित तैयारी और शिक्षकों के मार्गदर्शन से उन्हें सफलता मिली, जबकि फिजिक्स वाला के संस्थापक और सीईओ अलक पांडे ने सभी विद्यार्थियों की मेहनत की सराहना करते हुए पूर्ण अंक प्राप्त करने वालों को बधाई दी और कहा कि ये परिणाम निरंतर प्रयास और सही शैक्षणिक सहयोग प्रणाली को दर्शाते हैं। इस साल सीबीएसई कक्षा 10वीं परीक्षा में 25 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए। मेरा परसेंटेज 98.2 था और पीडब्ल्यू में सारे फैकल्टीज जैसे कि सोनू सर, कमलेश सर और आयुष सर, सब ने हमारी बहुत हेल्प करी और हमने यहीं से पूरा स्टडी वगैरह करा है। क्या कहना चाहेंगे, कितनी तैयारियां हुई और फिजिक्स वाला ने किस तरह आपकी हेल्प की है? यहाँ पे डेली डाउट सॉल्विंग भी रहती है और यहाँ पे क्लासेस भी रेगुलर रहते हैं। तो आप पहले आके क्लासेस में पूरा अच्छे से पढ़ाते हैं, सारे डाउट भी सॉल्व होता है। फिर नीचे डाउट रूम भी है और हमें डेली मॉड्यूल्स भी मिलती है, प्रैक्टिस शीट्स भी मिलती है, तो वो सब हम सॉल्व करते हैं, तो इससे हमारे काफ़ी डाउट्स भी सॉल्व हो जाते हैं। 10th के बाद में आगे आपका क्या एम है, आगे किस फील्ड में आप जाना चाहेंगे? अभी मैंने फिलहाल PCM लिया है और मेरा JEE रहेगा टारगेट। आपका नाम बताइए। मेरा नाम निहल जैन है। सेकंड कौन? फिजिक्स वाला से ट्यूशन लिए, आपके कितने परसेंट बने थे? मैं जोया खान एंड मेरे 97% बने। मैं विजयनगर वाली ब्रांच से हूँ और चौथराम स्कूल साथ में स्कूलिंग करी है। एंड ये अकेला मेरी मेहनत से नहीं हुआ है, सारे टीचर्स कंबाइंड एफर्ट एंड सबसे हुआ है। एंड फिजिक्स वाले ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है इसमें, रेगुलर डाउट सॉल्विंग एंड ऑनलाइन क्लासेस अगर मिस हो जाती है मेरी ऑफलाइन तो, एंड लास्ट मोमेंट तक टीचर्स डाउट के लिए अवेलेबल थे एंड हमें रिविजन कार्ड्स मिले थे जो काफ़ी हेल्पफुल थे। एंड ओवरऑल कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत अच्छा हुआ है जो मुझे हेल्प कर रहा है 11th क्लास में भी एंड ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर करवाया है। एंड अब मैंने 11th में PCM लिया है एंड JEE के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। सो वहाँ मुझे जो कंसेप्ट मैंने 9th-10th में अच्छे से पढ़ लिए, लाइक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो गया काफ़ी, तो वो बहुत हेल्प कर रहा है वहाँ 11th। JEE के लिए भी आप फिजिक्स वाला को प्रेफरेंस देंगे क्या? श्योर दूंगी, लेकिन अब मैंने ऐसे डिसाइड नहीं करा है कोचिंग का, सो आई वुड
डेफिनेटली गिव आपका नाम बताइए। जोया खान। बेटा आपका नाम बताइए, आपने फिजिक्स वालों से ट्यूशन ली थी 10th में, कितने परसेंट बने आपके? मेरा नाम आरुष विश्वकर्मा है और मेरे 95.84% बने हैं जी। और फिजिक्स वाला से ही मैंने कोचिंग ली थी। क्या कहना चाहेंगे, कितनी स्टडी आपने की, फिजिक्स वाला ने किस तरह आपकी हेल्प की इस पूरी पढ़ाई में? फिजिक्स वाला ने मेरी बहुत हेल्प की है। इधर सर जो है टीचर से ज़्यादा एक फ्रेंडशिप का हमारा रिलेशन रहा है, तो सर से बात करने में और जो भी डाउट आते थे एकेडमिक नॉन एकेडमिक, वो बात उनने बहुत मदद की है सर अब आगे 11th में क्या प्लानिंग है आपकी, कौन सा सब्जेक्ट लेंगे और किस फील्ड में जाना चाहेंगे? मेरी 11th में जेई तैयारी करने की ही है और मैंने पीसीएम लिया है और मैं फिजिक्स वाला से ही कर रहा हूँ। आपका नाम बताइए। मेरा नाम आरुष विश्वकर्मा है। रिजल्ट आया है और फिजिक्स वाला का परिणाम बहुत अच्छा रहा, जी। अधिकतर बच्चों को 90% से ऊपर बना, क्या कहना चाहिए? सर देखिए, पहले तो मेरे को बहुत खुशी हुई इस चीज़ की। हालांकि देखिए, जितना डर बच्चों को रिजल्ट का रहता है उससे ज़्यादा डर टीचर्स को रहता है। हमने पढ़ाया साल भर, उन पर मेहनत करी हम लोगों ने और रिजल्ट देखा। बच्चों मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ और जब मैं रिजल्ट देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई और बस मैं ही चाहूँगा कि ये लोग आगे भी बहुत अच्छा करें। वाला से कितने बच्चे 10th क्लास के लिए मतलब अपीयर हुए थे और उनमें कितने परसेंटाइल? सर देखिए, हमारे बैच में यहाँ पर 54 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 25 अराउंड स्टूडेंट ऐसे हैं जो 85 प्लस बच्चे हैं। और अगर मैं सब्जेक्ट वाइज की बात करूँ तो मैथ, साइंस और सोशल में लगभग 38 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनने 90 प्लस किया हुआ है। एमपी बोर्ड के लिए भी आपने यहाँ से पढ़ाई कराई, उसमें भी सफलता मिली, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, एमपी बोर्ड में भी हम लोगों ने पढ़ाया। थोड़ा सा सिलेबस उनका अलग रहता है तो उनको हमने अलग से टाइम दिया और उनका पूरा सिलेबस कराया। हमारा 9th एमपी बोर्ड का भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये बच्चा खड़ा हुआ है, इसके 93% है और 94 वाले भी हैं। तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम कमलेश मिश्रा है, मैं फिजिक्स वाला भंवरकुआ विद्यापीठ में पढ़ाता हूँ। इंदौर से सीनियर संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। इंदौर के जाल सभागृह में एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश और स्वदेशी जागरण मंच के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित संगोष्ठी में मुख्य वक्ता स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री सतीश कुमार की मौजूदगी में ईरान अमेरिका युद्ध के प्रभाव से भारत को आत्मनिर्भरता की आवश्यकता, वर्तमान चुनौतियां, आर्थिक प्रभाव विषय पर चर्चा की गई। कार्यक्रम से पूर्व आयोजित पत्रकार वार्ता में सतीश कुमार ने कहा कि ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच संघर्ष का वैश्विक स्तर पर नकारात्मक असर पड़ा है, जिससे भारत को ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का महत्वपूर्ण सबक मिला है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घरेलू उत्पादन बढ़ाने और विदेशी निर्भरता कम करने पर जोर दिया। क्या क्या विषय था इसका? आज अभी जो वर्तमान में ईरान अमेरिका युद्ध चल रहा है और उस युद्ध के कारण जो हमारे देश के आर्थिक स्थितियों पर प्रभाव हो रहे हैं और होने वाले हैं, इसमें कई औद्योगिक इकाइयों के माल की आपूर्ति की श्रृंखला बाधित हुई है। इस आपूर्ति श्रृंखला को निरंतर बनाए रखने और हम किस प्रकार ये चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं, इसको लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें स्वदेशी जागरण मंच की सहभागिता है। स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संगठक आदरणीय श्री सतीश कुमार जी दिल्ली प्रवास से यहाँ पर पधारे, संबोधित किया है। उद्योगपतियों ने ये पाया है कि अगर इस मुसीबत से पार पाना है तो हमें ऊर्जा के स्रोतों का विकल्पीकरण ढूंढना होगा। देश की जनता से उन्होंने आह्वान किया है कि वह रसोई गैस एलपीजी की बजाय नए विकल्पों की ओर जाए और ऊर्जा को बदलने की कोशिश करे। हमें अपना इंपोर्ट बिल कम करने की जरूरत है और अगर तो हम अति शीघ्र इस देश को पुनः परम वैभव पर ले जा सकते हैं और उद्योगों को बचा सकते हैं। रूप में इलेक्ट्रिसिटी के उपयोग की जो बात कही गई है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग हमें बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन हमारे यहाँ पर 100% स्वदेशी है और अगर हम इस इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग अधिक से अधिक एलपीजी के विकल्प के रूप में करते हैं तो भारत की बहुत बड़ी चिंता समाप्त होगी। इसके अतिरिक्त हमें अपने वाहनों के विकल्प पे भी सोचना होगा। डीजल पेट्रोल से चलने वालों की बजाय इलेक्ट्रिक वाहनों पर चले और हमें जो हमारे कम्युनिटी ट्रांसपोर्टेशन है उसको बढ़ावा देने की भी आवश्यकता लगी है। बाइक चलाते तो एक दिन साइकिल चलाएं। इस तरीके के प्रयोग जब तक जनता में नहीं करेंगे, इस तरह के युद्धों से हम पार नहीं पा सकते। आत्मनिर्भर बनाने का ये पहला मार्ग है, स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी। आपका परिचय? योगेश मेहता, अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश। आज स्वदेशी जागरण मंच इंदौर में आज एक कार्यक्रम कर रहा है, जिसमें हम लोग अभी जो सारे देश में ऊर्जा का संकट खड़ा होना शुरू हुआ है, क्योंकि ईरान अमेरिका का युद्ध जो है वो उसके कारण से तेल और गैस की आपूर्ति में कमी आ रही है। तो हमारा आग्रह है सारे देश की जनता से
कि वे ऊर्जा में आत्मनिर्भरता आए, इसके लिए ऊर्जा का संरक्षण करें, गैस की बजाय इलेक्ट्रिफिकेशन पर जाएं, इलेक्ट्रिक इंडक्शन और बाकी जो बायोमास है यानी गोबर गैस से ऊर्जा जो है, इन चीज़ों पर जाएं ताकि देश ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन सके। जनता के ऐसा हमारा आह्वान संदेश है। बाकी जो उद्योगों के लिए क्या संदेश है, वो भी किस तरह से संरक्षण कर सकते हैं? जो जनता के लिए वो है, वही आह्वान उद्योगों का भी है। वे रिन्यूएबल एनर्जी और वैकल्पिक एनर्जी के स्रोत ढूंढें उसमें, क्योंकि हमारे पास बिजली जो है सारे देश में ये पर्याप्त है, तेल और गैस हमारे पास नहीं है। इसलिए उद्योग भी जितना अधिक इलेक्ट्रिफिकेशन कर सकते हैं उस पर जा सकते हैं, और बिना डीजल और उससे पैदा हुई ऊर्जा उस पर, चाहे सोलर की है, चाहे बायोमास की है, या फिर अन्य रिन्यूएबल एनर्जी की है। तो अभी का हल यही है कि मिनिमम ऊर्जा का प्रयोग करें और जितना करें वो इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह का करें, ताकि स्वदेशी ऊर्जा का प्रयोग करें। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस, इन तीन में जितनी कमी ला सकते हैं उतना ही हमारा उद्योगों को भी संदेश है, उतना ही आम जनता को। आपने बताया 50 देशों से भारत आयात करता है गैस, 42 देशों से। 42 देशों से क्या कहना चाहेंगे, इससे किस तरह का फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, 42 देशों से अभी हम अलग अलग प्रकार के ला रहे हैं। वो इसलिए ला रहे हैं कि किसी एक देश पर हमारी निर्भरता नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि कोई एक देश संकट में फंस गया या उसने किसी कारण से हमारे को अपना मित्र नहीं समझा और उसने सप्लाई कम कर दी, तो हम किसी एक देश पर ना, इतना बड़ा देश है हमारा, इसलिए हमने डाइवर्सिफिकेशन किया हुआ है। 42 देशों से कर रहे हैं, वो सरकार के स्तर पर है। लेकिन इस समय पर जो आने का मार्ग है उसमें लगभग 50% जिस मार्ग से आता है वहां पर रुकावट पूरी आ गई है। इसलिए हमारी 50% सप्लाई चेन जो है इस समय डिसरप्ट हो गई है, उसके कारण से कठिनाई है। अदरवाइज हमारे रिलेशंस में कठिनाई नहीं है, हमारी तेल आयात की नीति में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है वो 50% का रास्ता रोक दिया है ईरान और अमेरिका के आपस में उनके झगड़े कारण से। इसलिए हमारे को ये इस प्रकार का आह्वान जो है करना पड़ रहा है। और वैसे भी किसी देश के लिए ये सबसे अच्छी बात यह है कि उसको आत्मनिर्भर होना चाहिए। हमारे को सामान्य स्थिति में भी, मैं कहता हूँ युद्ध नाम हो तो भी हमारे को विदेशी तेल और उस पर क्यों निर्भर रहना। इसलिए स्वदेशी बिजली और स्वदेशी के क्या नाम है ऊर्जा के ऊपर ही हम अपने आप को लाएं, ताकि किसी देश के ऊपर हमारे को निर्भर रहना ही ना पड़े। ये हमारा संदेश है। परिचय दीजिए। सतीश कुमार, स्वदेशी जागरण मंच का अखिल भारतीय संगठक, सह संगठक, और दिल्ली मेरा केंद्र है। आर.के. पुरम स्वदेशी जागरण मंच का केंद्रीय कार्यालय, मैं वहां रहता हूँ। इंदौर से सीनियर संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।